हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा ये टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स इकाई 6 का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे हम बेहतर तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। हम समग्रता के साथ जो है पूरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले आज के 2 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने भारत में उद्योग देख लिया है और भारत में सेवा क्षेत्र देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपोर्टेंट बिंदु है, समझते हैं दोस्तों आरबीआई है क्या। तो थोड़ा सा मोटा मोटा पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके बारे में सारा जो है अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आरबीआई है क्या दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या? यह एक भारत की केंद्रीय बैंक है। पहली बात तो आप ये जानिएगा। और यह केंद्रीय बैंक जो है भारत में जितने भी बैंक है उन सब बैंक को क्या करती है, संचालित करती है। भारत में जितनी भी हमारी छोटी छोटी बैंक है, इन सारी बैंकों को संचालित करती है हमारी आरबीआई। ठीक है, प्रमुख बिंदु है, ये याद रखिएगा। और ये भारत सरकार की एक क्या है दोस्तों, केंद्रीय केंद्रीय बैंक है। दूसरा आप इसमें ये जानिएगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो भारत की हमारी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को भी ये क्या करती है, दिशा देती है। और साथ ही साथ पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करती है हमारी आरबीआई। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके बारे में बेहतर तरीके से सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई शुरू करूँ इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा हमारा लक्ष्य है दोस्तों, आज से या आज और कल तक पूरी जो है यूनिट 6 की सारी जितनी क्लासेस बची उनको कंप्लीट करना। थोड़ा सा दिन भर से आज मैं भी क्लास ले रहा हूँ, इसलिए एनर्जी इतनी ज्यादा है नहीं। इसलिए आपको जितना जहाँ आवश्यकता है वहाँ बेहतर तरीके से डिस्कस करूंगा। और जिन बिंदुओं को हमें बस स्किप करके आगे बढ़ना होगा वहां पर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना, सबसे पहले आप इसकी स्थापना याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक एक्ट आया था, उसके बिहाफ पे जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी दोस्तों? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, और 1926 में लाई गई हिल्टन समिति, हिल्टन यंग समिति, ये नाम याद रखिएगा रखिएगा दोस्तों, हिल्टन यंग समिति। इस हिल्टन यंग समिति ने जो है अपनी सिफारिश दी थी। और इसी सिफारिश के आधार पर जो है फिर बाद में हमारे यहाँ पर आरबीआई को गठित किया गया। ठीक है, प्रारंभिक अधिकृत पूंजी इसकी कितनी थी जब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसमें अधिकृत पूंजी थी दोस्तों 5 करोड़ रुपए। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो राष्ट्रीयकरण डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 1949, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये बात इंपोर्टेंट है। और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1933 को। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय जो है वो 1936 से पहले कोलकाता में स्थित था, लेकिन फिर 1937 के बाद में जो है कहाँ स्टैब्लिश कर दिया इसको? मुंबई में। ठीक है, कार्यालय जो है इसके लगभग 33 स्थानों पर इसके कार्यालय है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप बेहतर तरीके से याद रखिएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आरबीआई की संरचना की यदि हम बात करें तो दोस्तों, इसमें केंद्रीय बोर्ड में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 21 सदस्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। आरबीआई के मामले केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। तो किसके द्वारा जो है इनके जो है मामले जो है सारे जो है संचालित किए जाते हैं? केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा, है ना। बोर्ड की नियुक्ति आरबीआई अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके जो बोर्ड में सदस्य होंगे उन सब सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत सरकार करता है। किसके ब्याज पे करता है? जो आरबीआई एक्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो ये बात यहाँ तक आप अच्छे से देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन ये जो है यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। चलो, 4 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है, इसके सदस्यों को। इनकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो अपन एक बार यहाँ पर देखते हैं। देखो, सबसे पहले आधिकारिक निदेशक की बात करेंगे और फिर करेंगे दोस्तों गैर आधिकारिक निदेशक। तो यदि हम आधिकारिक निदेशक की बात करेंगे तो इसमें एक पूर्णकालिक गवर्नर होता है और 4 से अधिक क्या होते हैं दोस्तों? उप गवर्नर नहीं होंगे। मतलब इसको पूरा सेंटेंस समझिएगा, एक पूर्णकालिक गवर्नर होगा और 4 से अधिक उप गवर्नर यहाँ पर नहीं होंगे। ये इसकी शर्त है, ये इसको देखिएगा, याद रखिएगा। और यदि गैर आधिकारिक निदेशक की बात करें तो सरकार द्वारा नामांकित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और अन्य 4 निदेशक जो है 4 स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक में से एक एक व्यक्ति जो है यहाँ पर इसमें गैर आधिकारिक निदेशक के इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखिएगा। यहाँ से भी आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। यदि वे गवर्नर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। थोड़ा सा वर्तमान नियुक्ति को देख लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि नियुक्ति की बात चल रही है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, नियुक्ति इंपोर्टेंट है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर है कौन दोस्तों? यहाँ पर संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है, इन्हें 26वें क्रमांक के हमारे गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। देखो 11 दिसंबर 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया है और इनका क्रम क्या है दोस्तों? 26। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास, इनका क्रमांक था 25। आगे अगर वर्तमान उप गवर्नर कितने होने चाहिए दोस्तों? 4। अब इनका नाम देख लीजिए, वर्तमान में कितने हैं? 4 उप गवर्नर है। डॉक्टर एम डी पात्रा, श्री एम रामेश्वर राव, श्री टी रविशंकर और श्री स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये वर्तमान में हमारे 4 उप गवर्नर हैं। यदि 2 सरकारी अधिकारी की हम बात करें तो इसमें एक सुश्री रेवती अय्यर है और एक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी है। ठीक है, 2 नाम ये भी याद रखिएगा। सरकार द्वारा नामांकित 10 निदेशक, अभी सरकार जो है इसमें कितने नाम यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं? 10 निदेशक जो है नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6। ठीक है, तो ये 6 कौन है? देखिएगा दोस्तों, श्री सतीश काशीनाथ मराठे, श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमन भाई पटेल, डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया। ये भी कुछ नाम आपके सामने है, इनको भी देख लीजिएगा। आपसे ये प्रश्न तो नहीं बनेंगे, क्रमांक पूछ सकता है कि वर्तमान गवर्नर के क्रमांक जो है कौन सा क्रमांक है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कब जो है यह पद ग्रहण किया है, ये बात भी पूछी जा सकती है। प्लस ये जो बेसिक बातें हैं कि उप गवर्नर कितने होने चाहिए, सरकार द्वारा नामांकित इसमें कितने निदेशक जो है इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, तो ये बात आप याद रखिएगा। स्थानीय बोर्ड निदेशक वर्तमान में कितने दोस्तों? 2। अब 2 कौन है? श्री अजय सेठ और श्री नागराजू मद्दिराला। ठीक है, तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका स्ट्रक्चर एक बार देखना है। बाकी वर्तमान में जो हमारे गवर्नर है, इनका क्रमांक कौन सा, इनका नाम क्या है और कब इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है, ये कुछ बातें आपको देखनी होगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेडिशनल फैक्ट जो है ये भी एक बार साथ में देख लेते हैं कि कौन हमारे प्रथम गवर्नर थे, वर्तमान में कौन है, ये सारी बातें यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, प्रथम भारतीय गवर्नर थे दोस्तों सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जी जो है ये हमारे क्या थे? प्रथम भारतीय गवर्नर। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पर मैं भारतीय गवर्नर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आप इसको और आगे देखोगे, भारतीय गवर्नर के अलावा भी यदि हम यहाँ पर इनके जो भी हमारे यहाँ पर गवर्नर बने हैं, इनके बारे में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सर ऑसबर्न स्मिथ जो है यह भी हमारे क्या है? प्रथम गवर्नर रहे, लेकिन ये जो है भारतीय नहीं थे। ठीक है, जब हमारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था, उस समय ये गवर्नर थे। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले अभी आप भारत के संदर्भ में जो जो नाम है इनको देखिए। देखो, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। आजादी के समय हमारे गवर्नर कौन थे दोस्तों? यही सीडी देशमुख जी जो है, यही आजादी के समय भी आरबीआई के गवर्नर थे। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा दोस्तों? तो वेनेगल रामाराव जी जो है, इनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल की यदि हम बात करें तो अमिताभ घोष जो है, इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी। और पीएम जो इस पद पर आसीन हुए हैं वो है हमारे कौन दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखना, इनका क्रम भी देख लीजिएगा क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है, यहाँ से प्रश्न बना जा सकता है। ठीक है, तो 15 क्रम है इनका, कौन? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये हम इसकी संरचना पर बात कर रहे थे कि आरबीआई की संरचना में कौन आधिकारिक निदेशक है, कौन गैर आधिकारिक निदेशक है, वर्तमान में इनकी नियुक्ति के बारे में देख रहे थे। अब इनमें जो एक 4 स्थानीय बोर्ड होता है, इसको भी आप देखिएगा कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह से ये जो है नियुक्त होती है। देखो, यहाँ पर यदि हम 4 स्थानीय, इनमें 4 स्थानीय बोर्ड है उनको देखते हैं। पश्चिमी पूर्वी, देखो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह 4 स्थानीय बोर्ड गठित किए जाते हैं। कितने दोस्तों? यहाँ पर 4 स्थानीय बोर्डों का गठन किया जाता है। प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इन स्थानीय बोर्ड में? 5 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो है सदस्य इसमें जो है स्थानीय बोर्ड में, ये कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए जो यहाँ पर पद धारण करेंगे। इनका कार्य क्या रहेगा दोस्तों? तो स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना और स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक और आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का भी क्या करना? कार्यों का भी निष्पादन करना। ये इनका क्या रहेगा? प्रमुख कार्य रहेगा 4 स्थानीय बोर्ड में। ठीक है, और ये 4 स्थानीय बोर्ड आपने देख लिया, सारे क्षेत्र में पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी तथा
दक्षिणी, और इन सब के लिए कितने दोस्तों 5 सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक में जो है 5 सदस्य होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है 4 वर्ष के लिए। ये याद रखिएगा। ये हमने अब ये यहाँ पर हम थोड़ा सा आरबीआई के जो जो नियुक्त गवर्नर है अभी तक उनको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखो, सबसे पहले जो है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब भी हमारे यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति हुई थी, तो ये थे हमारे सर ओसबर्न स्मिथ। ये नाम याद रखिएगा। सर ओसबर्न स्मिथ जो है ये हमारे प्रथम क्या रहे, गवर्नर रहे। भारतीय गवर्नर नहीं है, प्रथम गवर्नर है। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन जब हुआ था तब यही गवर्नर थे। ठीक है, फिर आए टेलर, ब्रेड टेलर जो है ये दूसरे रहे हैं। फिर जो है सीडी देशमुख। अब इनका कार्यकाल देखो, सीडी देशमुख का 1943 से 49, मतलब जब हम आजाद हुए उस समय में हमारे सीडी देशमुख जी जो है क्या रहे, हमारे गवर्नर रहे। ठीक है, फिर वेनेगल रामाराव रहे हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा है, हमने देखा है। फिर उसके बाद केजी अम्बेन गावनकर, ये जो इनका नाम है, ये आपको इतने सारे नाम जो है ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस मोटा मोटा आप इनको देख लीजिए कि कौन कौन रहे हैं, इनका कार्यकाल देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर बने दोस्तों HVR आयंगर साहब। फिर 7वें क्रमांक पर भट्टाचार्य जी, 8वें क्रमांक पर लक्ष्मीकांत झा, 9वें क्रमांक पर हमारे आदरकर जी, 10वें नंबर पर श्री स्वरूपकई जगन्नाथन, ये जो है हमारे 10वें आरबीआई गवर्नर रहे। फिर सेन गुप्ता, CNC गुप्ता, MC गुप्ता जो है ये भी याद रखिएगा। फिर KR पुरी, फिर M नरसिम्हा, और फिर IG पटेल, फिर मनमोहन सिंह। आप ये नाम जरूर याद रखना कि मनमोहन सिंह जी जो है इनका जो है कार्यकाल भी याद रखना और इनका क्रमांक भी याद रखना। ये हमारे ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री है जो आरबीआई के पद पर भी नियुक्त हुए हैं। 15 इनका क्रमांक है मनमोहन सिंह जी का। और यहाँ पर इनका कार्यकाल भी याद रखना दोस्तों, 1982 से लेकर 1985 तक ये क्या रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहे हैं। ये बात याद रखना। इनके बाद का क्रम आपको पता होगा, अमिताभ जी घोष, RN मल्होत्रा, श्री वेंकटरमन, S वेंकटरमन, इनका भी नाम आप जानते हो। रंगराजन, ये जानते हो इनका नाम भी। विमल जालान जी, YV रेड्डी, डॉक्टर D सुब्बाराव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल जी, शक्तिकांत दास, ये हमारे 25 क्रमांक के, और ये हमारे 26 क्रमांक के संजय जी मल्होत्रा। ठीक है, और इनका कार्य 11 दिसंबर 2024 से जो है अब कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो ये सारी बात आप याद रखिएगा। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम आरबीआई के कार्य देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में आरबीआई के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का है। 2-3 उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर आरबीआई के कार्य जो है हम इसको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इनको जो है केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के कार्य क्या क्या है। पहला जो है नोटों का निर्गमन करना। नोटों का निर्गमन करना मतलब नोट जो है हमारे को चलाएगा आरबीआई। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बात ये है कि जो 1 रुपए का नोट है और इसके जो सिक्के हैं इसको छोड़कर ये बाकी सारे नोटों को छापता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक 1 रुपए का नोट एवं सिक्कों को छोड़कर सभी मूल्यों के नोटों को छापता है। मतलब 1 रुपए का नोट जो है ये नहीं छापता है। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट कौन छापता है, इसको भी साथ में आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 1 रुपए के नोट के संबंध में ये सारी जानकारी यहाँ पर दी है। पहले इसको देख लेते हैं, साथ में 1 रुपए का नोट भी। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट के संदर्भ में यदि देखेंगे तो 1 रुपए का नोट व सिक्के, इसका निर्गमन कौन करता है दोस्तों, वित्त मंत्रालय स्वयं करता है। ये याद रखिएगा, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों इस पर, वित्त सचिव के। और 1 रुपए के नोट की प्रिंटिंग जो है ये किस वर्ष बंद की गई थी, 1994 में। आरबीआई द्वारा 1 रुपए के नोट को पुनः प्रचलन में लाने के लिए 4 मार्च 2015 को द क्वाइनेज एक्ट 2011 की निविदा जारी की गई, जिसे पुनः 1 रुपए का नोट वापस प्रचलन में आ जाएगा। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है 1 रुपए के नोट के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट इतना है आपको याद रखने का कि इसे जारी कौन करता है, इसका निर्गमन कौन करता है, उसको वित्त मंत्रालय स्वयं करता है। वित्त सचिव के इसके हस्ताक्षर, इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। 1994 में इसको बंद कर दिया था और पुनः जो है 2015 में इसे प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ये है आरबीआई के, जब हम नोट निर्गमन की बात कर रहे थे तो 1 रुपए का जिक्र हुआ था, उसको हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अब आरबीआई को जो बाकी जो नोट जो है उन सबका निर्गमन तो कौन करेगा, आरबीआई ही करेगा। तो देखो दोस्तों, नोट छापने के लिए न्यूनतम निधि पद्धति, कौन सी न्यूनतम निधि पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
जिसके तहत आरबीआई एक वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकता। याद रखना, एक वर्ष के अंदर ही हम कितने 10,000 करोड़ रुपए तक के जो है नोट जारी कर सकता है। कौन? आरबीआई। किस पद्धति के अनुसार? न्यूनतम निधि पद्धति, मतलब मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं। इतना जो है 10,000 जो है 10,000 करोड़ से इससे अधिक नोट हम जारी नहीं कर सकते। ये किस एक्ट में लिखा हुआ है दोस्तों? आरबीआई एक्ट 1934 में। तो ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। चलो, भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को संचलन में लाना। जो भारत सरकार सिक्कों को ढालती है, उन सिक्कों को भी संचलन में लाता कौन है? हमारा आरबीआई, ठीक है। तो ये आरबीआई का प्रमुख काम है, इसे अच्छे से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इस टेबल से हमेशा से प्रश्न बने। फिर कंटिन्यू हम वापस किसके काम पर आएंगे? आरबीआई के काम पर, कि आरबीआई के क्या क्या कार्य है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देखना, क्योंकि अगर सिक्कों की छपाई या प्रिंट, हम जो इतने 10,000 करोड़ तक के जब हम नोट यहाँ पर छाप रहे हैं, तो इनके छापने की जो जहाँ जहाँ प्रेस है, उन सब प्रेस को भी हमारे लिए जानना जरूरी है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों करेंसी नोट प्रेस। तो करेंसी नोट प्रेस जो है, ये कहाँ है? इसका जो है छपाई का ये कारखाना नासिक, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों? 1928 में। यहाँ क्या क्या होता है? तो यहाँ बैंक नोट रुपए 1 से 100 तक जो है यहाँ पर छापे जाते हैं। 1 रुपए से लेके 100 रुपए तक, ठीक है। करेंसी प्रेस नोट कहाँ पर दोस्तों? नासिक में, महाराष्ट्र में। 1928 में इसकी स्थापना की गई। इसी प्रकार बैंक नोट प्रेस की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के देवास में। हमारे देवास में कौन सी जो है नोट छापने का जो प्रेस है, वो कहाँ है? हमारे देवास में, ठीक है। और यह जो है 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पर 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए व 2,000 रुपए तक के नोट छापे जाते थे। अब तो 2000 का नोट बंद ही कर दिया है, लेकिन इस प्रकार के नोट जो है हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले में छापे जाते थे। 1974 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यह है कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। और 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसे केंद्रीय उत्पाद के शुल्क जो है, स्टाम्प शुल्क जो बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर छापे जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। चलो, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है, यह नासिक, महाराष्ट्र में। और 1992 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यह जो है क्या बनाता है दोस्तों? डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर और सभी सरकारी प्रपत्र जो है यही जारी करता है, ठीक है, बनाता है। ये याद रखिएगा। आधुनिक नोट प्रेस या आधुनिक नोट मुद्रा प्रेस, यह जो है मैसूर, कर्नाटक और शाहबानी, पश्चिम बंगाल, इन 2 स्थानों पर जो है इस मुद्रा प्रेस का जो है क्या है? संचालन किया जा रहा है। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और यह आधुनिक करेंसी नोट यहाँ पर छापे जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के। जो आप इसका नाम परिवर्तित कर दिया है नर्मदापुरम, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1967-68 में। और यह बैंक और करेंसी नोट के कागज जो बनाने का काम किया जाता है इस कारखाने। एक नोट करके कुछ इन्फॉर्मेशन लिखिए, इसको अच्छे से समझिएगा। यह भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, भारतीय सिक्के की टकसाल, जैसे मुंबई, कहाँ कहाँ जो है इसकी टकसाल है? मुंबई। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1967-68 में। और यह बैंक और करेंसी नोट के कागज जो बनाने का काम किया जाता है इस कारखाने। एक नोट करके कुछ इन्फॉर्मेशन लिखिए, इसको अच्छे से समझिएगा। यह भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, भारतीय सिक्के की टकसाल, जैसे मुंबई, कहाँ कहाँ जो है इसकी टकसाल है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में बनाए जाते हैं। जो टकसाल जो रहती है, वो हमारे देश में कहाँ कहाँ पर? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में बनाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। 1 रुपए के नोट का हमने जिक्र कर लिया था। अब हमारे और जो कार्य है आरबीआई के, उनको अच्छे से देखते हैं। न्यूनतम कोष पद्धति। न्यूनतम कोष पद्धति क्या बोलते हैं दोस्तों? कि आरबीआई ने 1956 में न्यूनतम कोष पद्धति अपनाई। कब दोस्तों? 1956 में जो है न्यूनतम कोष पद्धति अपनाई। और इसके तहत क्या होता है? इसके तहत 515 करोड़, जिसमें 115 करोड़ का क्या होगा दोस्तों? स्वर्ण होगा। और 400 करोड़ जो है विदेशी नोट होंगे, ठीक है, विदेशी जो है राशि होगी। तो ये दोनों जो है इतना हमारे पास होना आवश्यक है। यदि आप, मतलब मिनिमम जो है आरबीआई के पास कितनी सारी जो है आपको अमाउंट जो है जमा करवानी रहेगी? कितना? 515 करोड़ तक का, ठीक है, जिसमें आप सोने के रूप में भी और विदेशी नोट के रूप में भी शामिल कर सकते हो, रख सकते हो। देखो, 115 करोड़ का आप इसमें स्वर्ण तथा 400 करोड़ की आप विदेशी प्रतिभूति भी यहाँ पर
रख सकते हो। ठीक है, ये बात जरूरी है, ये याद रखिएगा। ये जो है न्यूनतम कोष पद्धति है, ठीक है, ये अपनानी पड़ी और इसी के अनुसार जो है अब मिनिमम आपको कितना 515 करोड़ रुपए का जो है प्रतिभूति यहाँ रखना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए, जिसमें आप 115 करोड़ का सामान और 400 करोड़ का विदेशी जो है प्रतिभूति शामिल है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 31 या 31 अक्टूबर 1957 को आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया, जिससे न्यूनतम कोष राशि में बदलाव किए गए। ये जो राशि है इसमें बदलाव करना पड़ा दोस्तों 31 अक्टूबर 1957 में आरबीआई एक्ट के अनुसार। और अब जो है यहाँ पर आरबीआई जो है इसके न्यूनतम कोष में 115 करोड़ का स्वर्ण तथा 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति निर्धारित कर दी गई। पहले ये विदेशी प्रतिभूति कितनी थी दोस्तों? 400 करोड़। अब कितनी? केवल 85 करोड़ जो है विदेशी प्रतिभूति आप यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ये अभी संशोधन 1957 में हुआ। पहले जो है उस एक्ट के अनुसार कितना रखना होता था? 515 करोड़। अब जो है इसमें पहले जो है 115 करोड़ का स्वर्ण और 400 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति होना आवश्यक था। अब जो है 115 करोड़ का स्वर्ण चलेगा और इसके साथ साथ दोस्तों आप विदेशी जो है प्रतिभूति ये 85 करोड़ के आसपास जो आपको रख दी जाएगी। इतना इसका निर्धारित किया गया है न्यूनतम कोष पद्धति। चलिए आगे देखते हैं सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। यदि हम सरकार के बैंकर के रूप में इसको देखें आरबीआई को, तो भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की तरफ से धन प्राप्त करता है, दोनों की तरफ से धन प्राप्त करता है तथा इनके आदेश अनुसार इनका भुगतान करता है। वापस जब इनको आवश्यकता लगती है तो ये वापस उनको फिर से जो इनका भुगतान करेगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह भी देता है। यदि आपके क्षेत्र में भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी भी आर्थिक सुधार के लिए कुछ आवश्यकता लग रही है, कुछ राय की आवश्यकता है, नीति की आवश्यकता है, तो ये आरबीआई इसके लिए भी जो है इनको क्या है आर्थिक सलाह देता है। ठीक है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, ये बात सीधी सी समझ में आती है। ये व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋण आता है। व्यापारिक बैंकों को क्या देता है दोस्तों? अंतिम रूप से ऋण यही प्रदान करता है। बैंकों की शाख नीति पर भी नियंत्रण करता है। कभी कभी क्या होता है, मांग बढ़ जाती है ना, और पूर्ति उतनी होती नहीं है, तो इस प्रकार बैंक जो है ये अपना जो है शाख नियंत्रण कर पाए, इसकी भी जो दोस्तों यह क्या करता है, इनकी जो है बैंकों की शाख की नीति जो रहती है इस पर इसको भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। अनुसूचित बैंक का निरीक्षण और नए बैंकों की स्थापना के लिए भी अनुज्ञा पत्र प्रदान करता है। यदि आवश्यकता लग रही है नए बैंकों की स्थापना की, तो ये जो है इसके लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करता है। याद रखना ये बात भी। विदेशी विनिमय प्रबंधन का कार्य, विदेशी मुद्रा प्रबंधन के संदर्भ में भी यदि देखेंगे तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, जिसके तहत विदेशी मुद्रा का भंडार रखना, विदेशी मुद्रा से व्यापार करना तथा विदेशी विनिमय बाजार का विकास एवं देख रेख करना आदि जो है हमारे किसके काम है दोस्तों? आरबीआई के काम है। ठीक है, तो ये राष्ट्र के साथ साथ दोस्तों विदेशी जो है जितनी पॉलिसियां है यदि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है तो उनको भी बेहतर तरीके से क्या करता है, संचालित करता है। साख नियंत्रण का कार्य, अब साख नियंत्रण का कार्य यही है दोस्तों, कई बार देश में क्या होता है, मांग बढ़ जाती है, पूर्ति जो है नहीं हो पाती है इतनी, या ऐसे में जब ऐसी स्थितियां निर्मित होती है तो उनका क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है। ठीक है, तो देखो आरबीआई देश में मुद्रा की मांग और पूर्ति की विभिन्न नीतियों के माध्यम से नियंत्रित करता है। ठीक है, इन दोनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है नीतियों के आधार पर। इसकी कुछ अपनी नीतियां रहती है। कई बार क्या करता है ये, जो वाणिज्यिक बैंकों को यदि आप देखोगे कि तरलता कम है बाजार में, तो लोन की जो है वो रेट क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे वाणिज्यिक बैंक जो है ये फिर ज्यादा लोन जो है प्रोवाइड कर सकती है कम दरों पर, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और ऐसे में तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार यदि कुछ स्थितियां निर्मित होती है तो ये क्या करता है? साख नियंत्रण भी करता है। तो यहाँ पर आरबीआई देश में मुद्रा की मांग और पूर्ति को विभिन्न नीतियों के माध्यम से नियंत्रित करता है और संतुलित करता है, क्योंकि आरबीआई का उद्देश्य साख सृजन नहीं, साख संतुलन बनाए रखना है। ये याद रखना है कि आरबीआई का जो उद्देश्य है ये क्या है दोस्तों? साख बनाना नहीं है, साख का नियंत्रण करना है ना, संतुलन करना है, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, ताकि बाजार में किसी प्रकार से गिरावट ना आए या एकदम ऐसा ना हो बाजार की सारे रेट बढ़ जाए घट जाए। इस प्रकार ये पूरा जो है कंट्रोल अपने पास रखता है, संतुलन बनाने का काम करता है। आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन का कार्य यदि हम देखेंगे तो आरबीआई विदेशी विनिमय उत्पाद मूल्य, विदेशी व्यापार, मुद्रा, साख बैंकिंग, भुगतान कोष आदि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करता है और उनका प्रकाशन करता है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अब एक एक्ट आया था दोस्तों ये 2006 में इसका संशोधन हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम 2006।
ठीक है, इसके बारे में क्या है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 को संशोधित कर वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरक्षित नगद अनुपात सीआरआर की बात कर रहा है। ये जो है अब 1934 के जो एक्ट था उसको संशोधित करके जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए सीआरआर जो है इसको भी निर्धारित कर सकता है। इस संशोधन द्वारा नकदी आरक्षण की न्यूनतम सीमा 3% समाप्त कर दी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, ये क्या है दोस्तों, समझना है यहाँ पर। कभी कभी सीधे सीधे पूछा जा सकता है सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है ये कब से कब तक मनाया गया, तो ये दोस्तों 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाया गया है। ठीक है, ये याद रखना, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। ठीक है, चलो आगे। भारतीय रिजर्व बैंक के साधारण बैंक के रूप में कार्य, अब ये साधारण बैंक के रूप में भी कुछ अपने कार्य करता है। वो कार्य क्या है दोस्तों, जमा प्राप्त करना, जैसे हम भी नॉर्मल साधारण बैंक में जाकर के पैसे जमा करते हैं, ऋण उपलब्ध करवाना, वो भी हमें ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो ये साधारण बैंक के रूप में भी कुछ काम करता है। विश्व बैंक में खाता खुलवाना, ठीक है, ये भी इसका काम है। भुगतान बिल तथा कृषि विपत्रों आदि का क्रय विक्रय करना, ठीक है, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों में खाता खुलवाना। तो ये इस प्रकार से इसके कुछ साधारण कार्य है, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्य, अब अन्य कार्य भी जो है इसके देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे इसके अन्य कार्य है। जैसे आरबीआई उद्योगों को ऋण प्रदान करता है, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होता है। जो भी उद्योग होते हैं उनको ये क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट रूप से भी। ठीक है, बैंकों का बैंक होने के कारण आरबीआई समाशोधन भी करता है, अर्थात यह आपसी लेन देन संबंधित विवादों को निपटान भी करता है, उनका निपटारा भी करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा कई प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जा रहे हैं जिसमें बैंकर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना 1954 मुंबई में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है, बैंक से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर हम इसके कार्य को देखेंगे तो इसके कार्य जो है ये इस प्रकार से, देखो क्या करता है, आरबीआई मौद्रिक एवं साख, अगर परिणात्मक साख नियंत्रण देखेंगे इसका, तो इसके अंतर्गत बैंक दर आएगी, खुले बाजार की क्रिया है, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर क्या होता है, सारी बातें बताऊंगा। अभी आप इसको देखिएगा, वैधानिक सरलता अनुपात, सीमांत निक्षेप सुविधा, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा, ये सारी जो है इसकी परिणात्मक साख नियंत्रण है। और गुणात्मक देखेंगे दोस्तों, तो गुणात्मक साख नियंत्रण में चयनात्मक साख नियंत्रण, सीमांत आवश्यकता, साख राशनिंग, नैतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, उपभोक्ता रेट विनिमय, ये सारी बातें हम वन बाय वन इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्या है इनकी सारी बातें। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लो दोस्तों कि इसका लेखांकन वर्ष कब घोषित किया गया। देखो इसका लेखांकन वर्ष जो है इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई का लेखांकन वर्ष, तो 1935 में इसका लेखांकन वर्ष क्या था दोस्तों, जनवरी से दिसंबर तक, इसके मध्य जो है ये सारे कार्य करता था। अब यहाँ पर समझना, 1940 में बदलाव हुआ जिससे यह जो है लेखांकन वर्ष क्या कर दिया गया दोस्तों, जुलाई से जून किया गया। ठीक है, फिर जुलाई 2020 में फिर चेंज किया गया और ये 31 मार्च 2021 तक इसे कर दिया गया। वर्तमान इसका लेखांकन वर्ष याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आप जानते हो। और वर्तमान लेखांकन वर्ष जो है ये विमल जालान समिति की सिफारिश पर चलन में आया है। ठीक है, तो ये बात कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं हमारे जो ये साख नियंत्रण जो है इसके कार्य, उस पर देखते हैं। साख नियंत्रण, सबसे पहले परिणात्मक साख नियंत्रण की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें हम बैंक दर देखेंगे। अब बैंक दर क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की ये ब्याज दर होती है, जिसमें क्या करता है आरबीआई जो है ये अन्य वाणिज्यिक बैंक है इनको क्या देता है, एक समय सीमा के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा बैंक दर को। देखो जिस दर पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, यही हमारा बैंक दर कहलाता है। फिर आपने नाम सुना होगा दोस्तों रेपो दर। तो रेपो दर क्या है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, रेपो दर में जो आरबीआई है ये ऋण प्रदान कर रहा है किन्हें, वाणिज्यिक बैंकों को। लेकिन रिवर्स रेपो दर में क्या हो जाता है दोस्तों, कि जब ये जो वाणिज्यिक बैंक है इनके पास जब यदि कुछ ज्यादा इनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, तो ये एक अमाउंट जो है कहाँ पर जमा कर देते हैं, आरबीआई के पास, और इसके बदले में आरबीआई उनको क्या देता है दोस्तों, उनको ब्याज प्रदान करता है। तो ये रिवर्स रेपो दर है और ये है रेपो दर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें क्या होता है रेपो दर में, कि जो केंद्रीय बैंक है हमारी जो आरबीआई है, ये क्या करेगी, ऋण प्रदान करेगी किनको, वाणिज्यिक बैंकों को।
और रिवर्स रेपो दर में क्या है कि जब वाणिज्यिक बैंकों के पास ज्यादा साख इनके पास हो जाती है, ज्यादा पैसा इनके पास आ जाता है, तो ये प्रतिभूतियां जो है अपने क्या है कहाँ दे देते हैं, आरबीआई को जमा कर देते हैं और बदले में आरबीआई इनको क्या देता है, थोड़ा ब्याज देता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चलो देखो, रिवर्स रेपो दर के बारे में भी यहाँ लिखा है, वह दर जिसमें वाणिज्यिक बैंक अपने अतिरिक्त धन को आरबीआई के या आरबीआई में रखते हैं और जिसके बदले इन्हें क्या मिलता है दोस्तों, ब्याज मिलता है। ठीक है, दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा सीआरआर देख लेते हैं दोस्तों, नकद आरक्षित अनुपात। ये क्या कहता है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा राशि का, सबका अपना अपना एक कुल जमा राशि देती है, उस कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग जो है यह आरबीआई के पास रखने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, आपको अपनी जितनी भी जो जमा राशि है, इस जमा राशि का एक निश्चित अमाउंट जो भी डिसाइड किया गया है वो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब वो निश्चित अमाउंट कितना है दोस्तों, तो यह 3% से 20% के मध्य हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो आगे। यदि वैधानिक तरलता अनुपात की बात करें एसएलआर की, तो यह क्या है दोस्तों, तो वह अनुपात जिसमें किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। अब इसमें क्या है, तरल संपत्ति के रूप में आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा वैधानिक तरलता अनुपात में। वो चाहे सोना भी हो सकता है, वो आपकी विदेशी मुद्रा प्रतिभूति भी हो सकती है। ठीक है, और यह दोस्तों 0% से 40% तक हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। खुले बाजार की क्रियाएं ये क्या होती है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों तथा अन्य स्वीकृति पत्रों का क्रय विक्रय भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना। इसके अंतर्गत कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से एक रात के लिए कुल जमा का 1% ऋण ले सकता है। देखो, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वाणिज्यिक बैंक जो है इनके पास तरलता नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, अपनी कुल जमा राशि का 1% जो है एक ही रात में, रातों रात भी इनको आवश्यकता लग रही है तो ये आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई इनको क्या है, इतना अमाउंट जो है इनको प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन यह जो है शनिवार के दिन नहीं ले सकते, ये याद रखना। शनिवार को छोड़कर ये कहीं भी, कितने भी, किसी भी समय जो है रातों रात भी इनको आवश्यकता लग रही है तो ये आरबीआई से बोलकर इस प्रकार की जो है सुविधा का लाभ उठा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, और मई 2011 से यह नीति प्रभावी हुई है, इससे पहले ये नहीं थी, मई 2011 में इसे लाया गया। ठीक है, चलो वी कुबेर यहाँ पर एक ये जो है इससे संबंधित आ गया है। पहले हम गुणात्मक साख नियंत्रण भी देख लेते हैं। हमने पहले जो है क्या देखा है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है हमारे परिणात्मक साख नियंत्रण है, इनको हमने 1 बाय 1 अच्छे से देख लिया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं गुणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, गुणात्मक साख नियंत्रण देखने के बाद हम इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे, क्या क्या इसके लिए शुरू की गई है। ठीक है, गुणात्मक साख नियंत्रण, इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा दोस्तों हमारा चयनात्मक साख नियंत्रण। अब चयनात्मक साख नियंत्रण क्या होता है, तो इससे तात्पर्य अर्थव्यवस्था के कुछ चयनात्मक क्षेत्रों से संबंधित केंद्रीय बैंक की एक भेद मूलक नीति है। कुछ विशेष चुनिंदा क्षेत्र जो है उनके लिए जो है ये क्या करेगा, साख नियंत्रण करेगा। ठीक है, अब देखो इसका प्रमुख उद्देश्य क्यों है दोस्तों, क्या है ये, तो यहाँ पर व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं एवं गैर प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख देने पर रोक लगाना। ठीक है, ये कई बार प्राथमिक क्षेत्रों पर भी जो है, जो गैर प्राथमिक क्षेत्र है इनके लिए भी जो है ये जो हमारी व्यापारिक बैंक है ये क्या करते हैं, धन आवंटित कर देते हैं, तो ऐसे में इनको क्या करना, रोक लगाना इन पर। इसी बात को जो है हम गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत देखते हैं, जिसका है पहला बिंदु चयनात्मक साख नियंत्रण, है ना, चयन किया जाता है इसमें, यह भेदभाव की नीति भी यहाँ पर अपनाता है यदि इस प्रकार की कृत्य हो रहे हो। ठीक है, सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों को आरबीआई के पास जमानत के तौर पर ऋण प्राप्त करने के लिए रखता है। ठीक है, ये बात आप जानते हो, और जमानत के तौर पर रखी गई संपत्ति के मूल्य और उसके आधार पर दिए गए ऋण के अंतर को सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, यदि जमानत के तौर पर आपने कुछ भी चीज रखी है, जो संपत्ति रखी है, उस संपत्ति के मूल्य और उसके आधार पर दिए गए ऋण, इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सीमांत आवश्यकता ये भी इसका एक कार्य है प्रमुख। साख राशनिंग, अगर साख राशनिंग ये तो आप जानते हो कि आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, नैतिक दबाव, नैतिक रूप से रिजर्व बैंक बैंकों से उसके अनुरूप कार्य करने की उपेक्षा
करता है। इसके विचार विमर्श पत्रों, अभिभाषणों तथा बैंकों को संकेतात्मक संदेशों के माध्यम से व्यवहारिक रूप दिया जाता है। कई बार ये जो है एक नैतिक दबाव भी रहता है दोस्तों। क्या होता है कि यदि इतने बड़े अमाउंट को यदि आरबीआई किसी बैंक को दे रहा है तो मतलब में उनसे उपेक्षा करता है कि वो उनको अच्छे कार्य में ही सारी जो है गतिविधियों में संचालित करेंगे, अच्छे कार्यों की गतिविधियों में संचालित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक नैतिक दबाव भी इस पर बना रहता है। तो ये भी आप यहाँ पर देखिएगा। आगे दोस्तों कुछ बैंक की कुछ प्रमुख दरें हैं जो सीधे सीधे प्रश्न में पूछी जाती है, इनको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर 2024 का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बच्चे कंफ्यूज है कि वो क्योंकि परिवर्तन हर 3 महीने में कुछ ना कुछ परिवर्तन इसमें होता है। हमारे एग्जाम का यदि डेटा हम देखें तो दिसंबर 2024 अंतिम है। इसको आप यहाँ पर बेहतर तरीके से समझिएगा। बैंक दर मैंने आपको समझा दी है। बैंक दर जो है कितनी है दोस्तों 2024-25 में, दिसंबर 2024 तक की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में 6.75% है। सीआरआर की अगर बात करेंगे तो 4%। ठीक है, एसएलआर की अगर बात करेंगे तो 18%। रेपो दर की हम बात करेंगे दोस्तों 6.50%। और रिवर्स रेपो दर की यदि हम बात करें तो 3.35%। सीमांत स्थायी सुविधा दर या एमएसएफआर देखेंगे तो 6.75% जो है। और स्थायी जमा सुविधा दर देखेंगे यहाँ पर एसडीएफआर तो ये 6.25% जो है वर्तमान में दिसंबर 2024 तक। ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो हम क्या देख रहे थे दोस्तों, ये जो है सात राशनिंग हो गया, नैतिक दबाव हो गया। फिर हमने यहाँ पर कुछ दर जो है वर्तमान में प्रचलित है इनको भी हमने अच्छे से देख लिया। एक यहाँ पर ऑपरेशन ट्वीट करके चलाया गया एक अभियान है, इसको समझिएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है देखो, ऑपरेशन ट्वीट आपसे सीधा ये पूछा जा सकता है कि इसका प्रारंभ वर्ष बताओ। ठीक है, प्रारंभ वर्ष क्या है दोस्तों इसका 2019। और इसके अंतर्गत आरबीआई वर्ष 2026 से 2030 के मध्य परिपक्व होने वाले 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने के बदले इतनी ही धनराशि की ट्रेजरी बिल भी बिक्री करेगा। ठीक है, ये है ऑपरेशन ट्वीट। किससे संबंधित है, ट्रेजरी बिल से संबंधित है। और आरबीआई ने इसके लिए कौन सा वर्ष निर्धारित किया है दोस्तों 2026 से 2030। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो थोड़ा सा आरबीआई द्वारा प्रशासित कुछ अधिनियम है, इनको भी देख लेते हैं। आरबीआई एक जो पहला तो आप जानते हो 1934 में आया था। फिर सार्वजनिक ऋण अधिनियम जो है ये 1944 में। बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002। क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005। तो ये कुछ एक्ट है जो इसके द्वारा प्रशासित है। आपको क्या क्या याद रखना है दोस्तों, एक तो ये वाला आरबीआई एक्ट 1934 और एक सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944, इसके 10 साल बाद ही आप इसको ये याद रखिएगा। बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। इस प्रकार ये जो है कुछ आपके सामने अधिनियम, इनकी डेट्स याद रख लीजिएगा, तभी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006। सरकारी प्रतिभूति विनिमयावली ये 2007। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। ठीक है, भुगतान और निपटान प्रणाली नियमावली 2008, ये इसमें संशोधन हुआ था 2022 में। यहाँ फैक्टरिंग विनिमय अधिनियम 2011। ये इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इनको लेकर ज्यादा परेशान मत होना। ठीक है, चलो आरबीआई द्वारा वित्त पोषित संस्थान, ये इंपोर्टेंट है, इनको एक बार देख लेते हैं। देखो कौन कौन से ऐसे संस्थान है जिनको आरबीआई द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो यहाँ पर उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र CAFRAL। ठीक है, ये पूरी तरीके से आरबीआई द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है यह भी पूरी तरह से जो है आरबीआई द्वारा वित्त पोषित है। भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान की अगर बात करें तो आरबीआई अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ एक प्रयोजक बैंक है। ये जानकारी आप इसकी देख लीजिएगा। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान जो है आरबीआई अन्य बैंक और वित्तीय बैंक के साथ एक साधारण सदस्य है इसका। ये बात आप यहाँ पर देखना इसकी भी। चलो आगे आप वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ज्यादा कुछ भी इसमें बचा नहीं है। इसके बाद हम अनुसूचित बैंक देखेंगे और फिर गैर अनुसूचित बैंक देखेंगे और इसी के साथ जो है हमारा आरबीआई वाला पूरा जो है यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के रूप में यदि हम इसको देखेंगे तो वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था दोस्तों, नवंबर 1944 में, है ना, 1994 में। तो ये याद रखना, इसका पहली बात तो गठन कब हुआ था वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का, क्या हुआ दोस्तों, नवंबर 1994। ठीक है, तो यहाँ पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन नवंबर 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड विनिमय
विनियम 1994 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक समिति के रूप में किया गया था। ठीक है, बीएफएस की स्थापना, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की। इसकी स्थापना वित्तीय प्रणाली पर पर्यवेक्षण और निगरानी को मजबूत करने और पर्यवेक्षी नीति और कौशल पर अधिक ध्यान देने के लिए की गई थी। ठीक है, अब वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड जो है यह वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों का एक एकीकृत पर्यवेक्षण करता है तथा पर्यवेक्षण विभाग बीएसएफ को सहयोग और सचिवी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, केवल ये दोस्तों कि इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट इतना है, बाकी इसके बारे में ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित बैंकों को देख लेते हैं दोस्तों। आगे हम हमारे टॉपिक जो है उनमें सारी अनुसूचित बैंकों को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। अभी इनके बारे में एक बेसिक जानकारी समझिएगा। वे बैंक जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, जो इसके लिए निम्न शर्तें पूरी करती है। वो शर्तें कौन सी दोस्तों, बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा संचित राशि 5 लाख से कम न हो, आरबीआई के पास निर्धारित राशि नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर के रूप में रखी हुई हो और वैधानिक तरलता अनुपात को एक निश्चित रूप में रखा गया है। तो ऐसी बैंक हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, अनुसूचित बैंक, जिनको हम आगे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी कुछ गैर अनुसूचित बैंक होती है, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। वे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है तथा उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, गैर अनुसूचित बैंक कहलाती है। देखो, हम वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक बैंक सारी देखेंगे दोस्तों, तो ये उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर आपको बस इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि गैर अनुसूचित बैंक क्या होती है और अनुसूचित बैंक क्या होती है। अब आगे की हमारी क्लास में हम अगला जो हमारा बिंदु है उसके साथ शुरू करेंगे, इन सारी बैंकों के बारे में समझेंगे, इनकी सारी जानकारी वहां पर अच्छे से देखेंगे। अभी मूल रूप से हमने आरबीआई को बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है। आरबीआई की स्थापना, देखो सबसे पहले आपको ज्यादा इसमें उलझना नहीं है दोस्तों, जो मेन बातें हैं उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखो, सबसे पहले तो इसकी स्थापना का जो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, ये एक बार देख लीजिएगा। फिर जो है आप देखिएगा इसकी संरचना, संरचना के बारे में थोड़ी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि वर्तमान में कौन है और कहाँ है, किस क्रमांक के हैं, सारी बातें आपको देखनी। फिर जो है गवर्नर जो है इनके बारे में देखना, इनके बारे में विशेष जो जानकारी है ये अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो भी यहाँ पर कितने इसके कार्य है आरबीआई के, जो हमने यहाँ पर बेहतर तरीके से देखे, उन सबको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आरबीआई का ये पूरा सेगमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आगे की अब हमारी क्लास में हम वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक बैंकों को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।